हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अग्निवीर वायुसेना का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, और यहाँ तक मैंने प्रैक्टिस सेट 1 आपको करा दिया है। प्रैक्टिस सेट 2 में 30 प्रश्न आपके रहते हैं, जिसमें से रीजनिंग और जीएस और मैथ तीनों का वेटेज रहता है। और जो है ये जो सेक्शन है इसमें 30 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है, हम 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज कराने वाले हैं। और इसमें जो अगर आपको ये वाले प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप paperhacker.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पहले लगाकर उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, या हमारे साथ लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। ये 30 प्रैक्टिस सेट की आपकी सीरीज रहेगी, 30 प्रैक्टिस सेट की आपकी ये सीरीज रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है यहाँ पे? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। इसमें आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है इब्राहिम लोदी और शेरशाह सूरी। इनमें से आपको बताना है कि किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। और एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक था, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक था सल्तनत का, तो आपको बताना है 1206 से 1526 तक, 1526 तक। और दिल्ली सल्तनत में जो पहला शासक था उसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने किसकी नींव डाली थी? कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। ये 4 राज्य आपको दिए हुए हैं, 4 राज्यों में से आपको बताना है कि कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। अब आपको पता है बांग्लादेश से एक राज्य जो है सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, उसका क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी सीएम कौन है? ममता। तो ममता ही क्या हो जाएगी हमारी? ट्रिक, MAMTA। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे आप? ज्यादातर जो है उससे मैप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैप में देख के ज्यादातर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रिक है हमारी वो है कि पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल और ममता। अब पश्चिम बंगाल से आपको याद रखना है कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद में जो है मिजोरम, M फॉर मिजोरम, M से मिजोरम बनाता है। और असम, A से असम, M से फिर से मणिपुर, सॉरी मिजोरम, मेघालय। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मणिपुर इससे सीमा नहीं बनाता है। कौन सा नहीं बनाता है? मणिपुर इससे सीमा नहीं बनाता है। M से मणिपुर आपको नहीं रखना है। और T से क्या हो गया? त्रिपुरा। T से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और A से फिर से असम। यानी कि असम जो है वो 2 बार सीमा साझा करता है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में। और मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 राज्य भी सीमा साझा करते हैं। 3 और 1 4 और 1 5 राज्य किससे सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश से। और अगर पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है तो 2 बार सीमा साझा करता है, किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। तो आपको बताना है असम। ठीक है, तो इसमें असम भी है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है, कौन सा नहीं है? नागालैंड नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा सीमा नहीं बनाता है। तो कौन सा सीमा नहीं बनाता है? नागालैंड। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन से बिना उपग्रह के हैं। आपको इनमें से बताना है कि किसके उपग्रह नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार से इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे युग्म हैं जिनके उपग्रह नहीं है। तो हमें पता है ये सूर्य है। ठीक है, ये क्या है? सन है यहाँ पर। और यहाँ से बुध से आपको शुरू करना है, बुध, फिर 1 का गैप देना है शुक्र, बुध बृहस्पति, फिर आएगा 1 का गैप के बाद शुक्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुक्र। यहाँ पे क्या आ गया? बुध, बुध फिर शुक्र, और उसके बाद क्या आती है आपकी? पृथ्वी। ठीक है,
बुध, शुक्र और पृथ्वी। तीसरा ग्रह कौन सा आता है आपका? पृथ्वी। तो पृथ्वी से पहले के कौन से दो ग्रह हैं? बुध और शुक्र। और बुध और शुक्र जो होते हैं इन दोनों की क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र के क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। और एक और चीज याद रखनी है आपको, शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि में के अंदर भरना आपको आवश्यक है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 62 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 62 के 62 के अनुसार ये कहता है कि 6 माह में राष्ट्रपति के पद को भरना आवश्यक है। ठीक है, 6 माह में राष्ट्रपति के पद को भरना आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और आप याद रखेंगे, आप यहां से राष्ट्रपति का अगर आर्टिकल पूछता है कि राष्ट्रपति का पद ये कौन से में, तो आपको बताना है आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का विवरण किस में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 52 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 में। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर 62 में क्या दिया हुआ है? 62 में लिखा है कि 6 माह में जो है राष्ट्रपति के पद को भरना आवश्यक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न हो जाता है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं। आपको बताना है कि सोनार में हम कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? रेडियो, श्रव्य, पराश्रव्य या अपश्रव्य। यानी कि जो सोनार होती है उसमें आप कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको पता है कि जो श्रव्य ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? उन्हें हम सुन सकते हैं। ठीक है, और ना तो हम पराश्रव्य को सुन सकते हैं ना अपश्रव्य को सुन सकते हैं। जो अपश्रव्य होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली, 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति होती है, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम को क्या कहते हैं? अपश्रव्य कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगें, अपश्रव्य। ये अपश्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं। और अगर वो पूछता है श्रव्य ध्वनि तरंगें, श्रव्य, तो आपको बताना है 20 से 20,000 तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगें होती हैं वो होती हैं श्रव्य तरंगें। ऐसे ही पराश्रव्य तरंगें अगर पूछेगा, पराश्रव्य ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो होती हैं 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक की जो तरंगें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पराश्रव्य तरंगें। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने वहां पे, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 20,000 से अधिक वाली पराश्रव्य होती है। श्रव्य आपकी होती है 20 से 20,000 तक। ठीक है, 20 से 20,000 तक श्रव्य होती है। पराश्रव्य आपकी 20,000 से अधिक होती है। और अपश्रव्य होती है आपकी 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम वाली क्या होती है? आपकी अपश्रव्य तरंगें होती हैं। तो हम कौन सी तरंगों को सुन सकते हैं? हम श्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। यानी कि 20 से जो 20,000 के बीच में होती हैं हम उन्हें सुन सकते हैं। ठीक है, और जो सोनार में प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है? पराश्रव्य। यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं उनका उपयोग हम किस में करते हैं? सोनार में करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा मानव का अंग है जिससे कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा जो है स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? यकृत। यकृत मतलब लीवर में क्या होता है? सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपका स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि भारत में दी जाने वाली कुल सब्सिडी में सबसे बड़ा भाग किसका है? क्या खाद्य सब्सिडी का है, उर्वरक सब्सिडी का है, पेट्रोलियम का है या पोषण का है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहां से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खाद्य सब्सिडी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? खाद्य सब्सिडी। यानी कि जो सब्सिडी दी जाती है उसमें सर्वाधिक सब्सिडी किसे दी जाती है? खाद्य सब्सिडी को दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पहली बार किस देश में टेस्ट ट्यूब तकनीकी द्वारा शेर के शावकों का जन्म हुआ था? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें टेस्ट ट्यूब के द्वारा शेर के शावक यानी कि शेर के बच्चे का जन्म हुआ था। ठीक है, तो वो देश हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था?
टेस्ट ट्यूब तकनीकी के द्वारा शेर के शावकों का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डीवीडी का मतलब क्या है? डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका मतलब क्या हो गया? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, डीवीडी का मतलब क्या हो गया? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये क्या होती है? ये डीवीडी आपने देखी होगी, ये गोल गोल जो होती है, गोल गोल जो होती है, जो पहले सीडी में डीवीडी में लगाते थे कैसेट, उसे ही डीवीडी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम क्यों करते थे? इसमें मूवी भरते थे, यानी कि डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा के भंडारण या स्टोरेज के लिए किसका उपयोग करते थे? डीवीडी का। डीवीडी की फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताना है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां से आपका सेक्शन शुरू हो जाता है मैथ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से कौन सा सेक्शन शुरू हो गया? मैथ का सेक्शन शुरू हो जाता है। इस टाइप का ये क्वेश्चन दिया है, यदि ये समीकरण दी हुई है तो हमें क्या बताना है? एक्स का मान बताना है। अब इसको क्या करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन को सही सरल करके लिख लेते हैं। इसमें क्या है? 3 एकम 3, इसकी इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 2 5/3। आगे क्या है? भाग का चिन्ह है, इसे ऐसे ही उतार लेते हैं अभी। 2/7 गुणा में क्या है? यहाँ पे गुणा में क्या है? x/7 बराबर में क्या लिखा हुआ है? इसे भी सरल कर लेंगे। 4 एकम 4 और 1 5/4, 5/4। ठीक है, उसके बाद गुणा में 2/3 भाग कितना लिखा है? 1/6। अब जो भाग है उसे पलट, भाग को क्या है? गुणा में बदल लेते हैं। 5/3 लिखा है, इसको भाग में को गुणा में मैं बदलूंगा, गुणा का चिन्ह लगाऊंगा तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, गुणा को ऐसे ही लिख देंगे x/7 बराबर में क्या हो जाएगा? 5/4, 5/4 गुणा 2/3, फिर भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो इसे भी पलट देंगे। 6 ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, 6 ऊपर चला गया, 1 आ गया नीचे। अब जो कट रहे हैं उसे काट देते हैं। 5 से ये सामने वाला 5 कट जाएगा, ऐसे ही 7 से ये नीचे वाला 7 कट जाएगा, और ये 2 से ऊपर कुछ नहीं बचा ना, तो 3 चौक 12, 6 दूनी 12, ये भी कट गए। अब बचे नीचे कितने बचे? 3 दूनी 6, ऊपर बचा x/6 बराबर में कितना बचा? 1। तो यहाँ से x बराबर 6 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। 6 क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही आंसर। डी ऑप्शन क्या हो गया आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल, ठीक है, क्रमशः 5 और 6 दिया हुआ है, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल आपको बताना है। दो संख्याएं हैं, मान लो x थी एक संख्या और एक थी y। क्या क्या थी? x और y। अब वो कह रहा है कि उनका योगफल क्या दिया हुआ है? x और y का जोड़ कितना दिया है? योगफल 5 है। योगफल कितना है? 5। और गुणनफल कितना है? x y बराबर 6 है। ठीक है, अब उसके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल वो पूछ रहा है, यानी कि x और y के वर्ग। वर्ग करूंगा तो मैं यही तो हो जाएगा, और व्युत्क्रम करूंगा तो 1/x², 1/y² प्लस पूछ रहा है वो योग इनका, बराबर में क्या आएगा? ठीक है, यही तो वो पूछना चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x² और y² को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से x कट जाएगा, y² प्लस x², ये आ गया। ये आपकी इक्वेशन आ गई, आपको इसको निकालना है। अब आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आप इसको निकाल पाएंगे। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ से x² और y² हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 36। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? इसका स्क्वायर करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे 2 मान लो। ठीक है, 1 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो x प्लस y का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको खोलेंगे तो x² प्लस y² प्लस 2x y
बराबर में आपका आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी कर लो एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर रख लिया, बराबर में हम क्या लगे 25 में से माइनस 2xy को इधर ले जाएंगे 2, और xy की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, xy बराबर कितना है 6 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या कर लिया हमने 25 माइनस के 13, ठीक है, 7 और 5 25 माइनस के 12, ठीक है, 25 माइनस के 12, 8 और 5 कितना हो गया आपका 13, यहाँ से कितना निकल के आ गया 13। ठीक है, 13 क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। यहाँ पे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 13, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36 यहाँ से। ठीक है, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, ये 13/36, यही तो पूछा था, व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि एक वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 रुपए का अंतर है, हम इसे छोड़ देते हैं। दूसरा आगे क्या कह रहा है, तदनुसार उसमें 20% का लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य बताइए। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी 100%, कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 100%। अब वो कह रहा है कि हमें उसमें 20% का लाभ होता है, अगर मैं 20% इसमें प्लस करूं तो ये कितना हो जाएगा 120%। यानी कि बिक्री जो क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस पे खरीद कर लाते हैं, जो लागत होती है, और बिक्री मूल्य का मतलब जिस पे हमने बेचा उसे। बिक्री मूल्य कितना हो गया, बिक्री मूल्य कितना हो गया 120%, 20% उसने इसे बढ़ा के रखा। अब वो कह रहा है कि उसे फायदा कितने का हो रहा है 20% का, लेकिन प्रश्न में कितना कह रहा है 240 का, यानी कि जो फायदा हो रहा है उसे 240 रुपए का हो रहा है। तो 20% के बराबर मैं लिख सकता हूँ 240, क्योंकि 240 का उसे फायदा हो रहा है, हमारे हिसाब से उसे 20% का फायदा हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 20% बराबर 240। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू अगर निकाल लूँ 240, और 20 नीचे चला जाएगा 20, ये कट जाएगा, ये कितना आ गया 12। ठीक है, 1% की वैल्यू आपको पता चल गई 12। वो पूछ क्या रहा है, बिक्री मूल्य कितना है, बिक्री मूल्य कितना था आपका 120%, बिक्री मूल्य कितना था आपका 120%। 1% की आपको वैल्यू पता है, 1% की वैल्यू है 12। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 बारियों में 144 और 0, ठीक है, 1440 रुपए क्या हो जाएगा आपका बिक्री मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज में थी, जब हमें मूल्य निकालना होता है तो मूल्य से गुणा कर देंगे। 1% का मूल्य था 12, ठीक है, तो 12 से गुणा कर दी मैंने, तो कितना आ गया 1440। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ये, ठीक है, 1440, 1400, 1240 और 1200। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दो वर्गों के परिमाप दिए हुए हैं। मान लो दो वर्ग, यानी कि जो दो वर्ग क्या होते हैं, जिनकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, दो वर्ग हैं, ऐसे दो वर्गों की परिमाप दिए हुए हैं, तदनुसार ऐसे तीसरे वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। वो एक तीसरा भी वर्ग है, ठीक है, एक तीसरा भी वर्ग है, उसका वो क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। ये चीज बाद में पढ़ते हैं, पहले क्या करते हैं हम, पहले इन दोनों का परिमाप निकाल लेते हैं। इन दोनों का परिमाप कितना कितना है, इसका 68 है और इसका कितना है 60। अब परिमाप बराबर आपको पता होगा कि 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, ऐसे ही 4 गुणा भुजा बराबर क्या होगा आपका, परिमाप हो जाएगा। इसकी भुजा मैं मान लेता हूं A1 और इसकी मान लेते हैं हम A2, यानी कि 4 गुणा A1 बराबर कितना आ गया आपका 68। ऐसे ही 4 गुणा A2 बराबर आपका आ गया 60। ये दोनों चीज आ गई, यहाँ से हम 4 से इसको काट देंगे तो ये 17 बार जाएगा, यानी कि A1 बराबर 17 हो गया। ऐसे ही A2 बराबर अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 4 15 जाएगा, तो A2 बराबर हमारा हो गया यहाँ से 15। ठीक है, A1 A2 हमें दोनों के पता चल गए। अब वो कह रहा है ऐसे तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तीसरा ऐसा वर्ग है जिनका क्षेत्रफल, जिसका जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों वर्गों के उक्त का मतलब इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर, यानी कि इन दोनों वर्गों का मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 200
89। ऐसे ही A2 का हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, ठीक है 225 हो जाएगा, इसका हो गया 289। यानी कि अब वो क्या कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल उक्त दोनों वर्गों, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर, इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, अंतर, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर बराबर उसका क्या है, जिसका क्षेत्रफल, तीसरे वाला जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के अंतर के बराबर है, यही तो वो कहना चाह रहा है। तो A1 बराबर 289 माइनस 225, ठीक है, बराबर A3 का स्क्वायर, यानी कि तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल यहां से इन दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा, 64 बराबर A3 का स्क्वायर, यानी कि जो तीसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 64। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, उसका परिमाप हमें चाहिए क्या, 4 गुणा भुजा, परिमाप ही तो चाहिए, इसका परिमाप हमें चाहिए 4 गुणा A3 हमें ज्ञात करना है। हमें पता है A3 का स्क्वायर 64 है, तो हाँ यहाँ से A3 बराबर निकाल लूंगा मैं, अंडर रूट 64 हो जाएगा। A3 बराबर यहाँ से 8 आ गया, A3 बराबर 8 आ गया, यहाँ पे मैंने 4 गुणा 8 लिख दिया तो ये कितना हो गया, 32, ठीक है 4 गुणा 8 लिख दिया तो ये कितना हो गया, 32, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे, इसे नोट करना चाहे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है पहले, और उस प्रश्न को जो है आंसर देने की भी कोशिश करनी है, और प्रत्येक प्रश्न को जो भी आपको नहीं आता है उसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है ये क्या कह रहा है, 1000 रुपए उस पर 40% की एक छूट दी है और दूसरी दी है 30% और 10% की क्रमानुसार, यानी कि एक बार तो 1000 रुपए पे वो कितनी छूट दे रहा है, 40% की, और एक बार कितनी दे रहा है, 30% और 10% की, 30% की और 10% की। आपको पता है जब क्रमागत छूट दी जाती है, क्रमागत जो छूट दी जाती है, तो एक बार जो छूट दी है उसके बाद दूसरी छूट दी है, ठीक है। यानी कि हुआ क्या है, इसमें क्या है, पहली बार इसमें इसका निकाल लेते हैं, 40% छूट हो गई आपकी कितनी, 400 रुपए। 1000 का 40% अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400 रुपए यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है 400 रुपए हो गई, पहली बार तो छूट हो गई आपकी 400 रुपए। दूसरी बार अगर वो पूछे छूट कितनी है, पहले 30% छूट दी 1000 पे, 30% आपकी छूट दी, 30% उसने रुपए कम कर दिए, कितने रुपए उसने कम कर दिए, 300 रुपए। अब 700 रुपए तो बचे, 700 रुपए की आपको चीज लेनी है, 700 रुपए तो बचे, मान लो 1000 की चीज थी, उसने 300 रुपए कम कर दिए, 700 रुपए की चीज बची। अब वो क्या कह रहा है, 10% और छूट दे रहा है, यानी कि जो 700 पे बचे उस पर भी 10% की और छूट दी उसने, ठीक है। तो ये 70 रुपए की और छूट दी, यानी कि उसने टोटल छूट यहाँ पे कितनी दी है, 370 की, यहाँ पे कितनी दी थी, 400 की। अंतर को इसने यही तो पूछा है, 30% और 10% की छूट का अंतर क्या है, 40% और 30% और 10% की छूट का अंतर आपको पता है, 400 में से 370 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 ही तो आ गया इसका सही आंसर। सही आंसर क्या आ गया, 30 हो गया। एक और तरीका है इसको, जब 2 सक्सेसिव दी हुई, मतलब एक बार एक ही साथ में 2 लगाई जा रही हो, एक ही वैल्यू पर 2% लगाई जा रही हो, तो आपको क्या करना है, आपको एक फार्मूला है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है, ये एक फार्मूला है। आपका एक फार्मूला है कि x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि पहली वैल्यू जो थी, पहली छूट क्या थी, 30%, तो माइनस 30% लिख देंगे हम, क्योंकि ये छूट है। ऐसे ही दूसरी कितनी थी, माइनस के 10%, ठीक है। यहाँ पे x बाई यानी कि माइनस के 30 और माइनस के 10 कितना हो जाएगा, प्लस के 30 गुणा 10 हो जाएगा, बटे में क्या है 100, नीचे 100 लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये माइनस के 40% यानी कि 40% छूट प्लस के 3%, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के 37%, यानी कि छूट जितनी कितनी हो गई 37%, ये टोटल छूट कितनी हो गई आपकी 37%, और ये कितनी थी 40%। 40% छूट और 37% छूट का अंतर अगर निकालेंगे तो हम कितना परसेंट आ जाएगा, 3% छूट।
अब हम इसका डायरेक्ट 3% निकाल देंगे तो वो कितना आएगा 30 रुपए। ठीक है, ये तरीका भी इसका क्या है हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार पीछे ले जाकर जो है देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तीन जो है PQR कोई है, तीन लोग, उनके वेतनों का अनुपात दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? वेतनों का अनुपात दिया हुआ है। कितना? 3, 4, 5। ठीक है, 3 अनुपात, 4 अनुपात, 5 अनुपात में दिया हुआ है और उनमें 10%, 15%, 20% की वृद्धि की जाती है। उनके वेतनों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। मतलब क्या था, 3 लोग थे, उनके वेतनों का अनुपात दिया हुआ था, उसमें वृद्धि कर दी इनने। उसमें क्या कर दिया? वृद्धि कर दी। अब वृद्धि के बाद पूछ रहा है कि ये वृद्धि होने के बाद उनका अनुपात नया वाला क्या बनेगा। हमें क्या करना है? P अनुपात Q अनुपात R ऐसे लिख लेते हैं। कितना कितना था? 3 अनुपात 4 अनुपात 5, यही तो था। अब मैं क्या करता हूं, इस अनुपात में 100 की गुणा कर लेता हूं, क्योंकि अनुपात में कितने की हुई गुणा करो भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, 100 की गुणा कर ली अपनी गुणा भाग सरल करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इस पर हम लगाएंगे कि कितनी % वृद्धि हुई। अब उनमें क्रमशः 10% की वृद्धि होती है, इस पर 10% की, इस पर कितनी वृद्धि हुई? 15% की, और इस पर कितनी वृद्धि होती है? 20% की। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है? 10% निकालना है, जो कि कितना आएगा? 30 रुपए। ऐसे ही इसका 15% जब निकालोगे तो इसका आएगा 60, और ऐसे ही इसका 20% आप निकालोगे तो ये आएगा 100 रुपए। ठीक है, यानी अब वो कह रहा है कि इतने % की वृद्धि की जाती है, यानी कि इनको बढ़ जाते हैं इतने इतने। 30 रुपए पे 30 रुपए, 300 पे 30 रुपए बढ़ जाएंगे तो 330 हो जाएंगे। ऐसे ही ये 460 हो जाएंगे। इसका अनुपात बताना है, अब ये 600 हो जाएंगे। हमें यही तो अनुपात बताना था, हमें क्या करना था? यही वाला तो अनुपात बताना था। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, जो कट जाएगा उसे काट देते हैं। ठीक है, ये इतना ही कटेगा, 33 अनुपात 46 अनुपात 60, ये इतना ही कटेगा। ठीक है, ये इतना कट गया, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा देख लेते हैं? 33 अनुपात 46 अनुपात 60, यही तो हो रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 425 3 वर्ष में 476 रुपए हो जाते हैं, तो साधारण ब्याज की दर क्या है? वो परसेंटेज पूछ रहा है कि किस परसेंटेज पर 425 रुपए 476 रुपए हो गए। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हम क्या करते हैं, 425 रुपए आपके थे, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 425 रुपए आपके थे, हो कितने गए? 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 476, यही तो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला था। 3 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 476 से 425 को घटा देंगे। 6 में से 5 गया, 1 बचा। 7 में से 2 गए, 5 बचे। ठीक है, 4 में से 4 गए, 0। यानी कि 3 वर्ष में 51 रुपए आपको मिले थे। ठीक है, 3 वर्ष में 51 रुपए मिले, तो 3 वर्ष में 51, 1 वर्ष में, 3 को मैं नीचे ले जाऊंगा, 51/3 कर दूंगा, तो ये पता चल जाएगा कि 17 रुपए जो थे 1 वर्ष में मिले थे। कितने रुपए पे? 425 रुपए पे। तो 425 रुपए पे 1 वर्ष में कितना मिल रहा है? 17 रुपए, और गुणा में 100 से कर देता हूँ। ठीक है, यही तो होता है, जितना प्रॉफिट हो रहा है यानी कि जितना ब्याज मिल रहा है उसे ऊपर लिखेंगे, और जो मूलधन है उसे नीचे रखेंगे, गुणा 100 से कर देंगे, तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसे काट देते हैं। 17 दूनी 34, 34 6 2 8, 17 पंजे 85। ठीक है, ये 25 आ गया, 25 चौका 100, यानी कि वो 4% ब्याज जो था उसे मिल रहा था। उसे कितना ब्याज मिल रहा था? 4% ब्याज मिल रहा था। सेकेंड तरीका हमें इस क्वेश्चन का करने का क्या है, आपको पता है 425 रुपए 476 रुपए हो जाते हैं, तो कितना ब्याज मिल रहा था? 51 रुपए। आपको पता है फार्मूला आई बराबर प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो है। अब इसमें हमें क्या करना है, आई बराबर क्या लिख लेंगे? 3 वर्ष, सॉरी, आई बराबर मतलब ब्याज, आई का मतलब ब्याज, ब्याज कितना मिला था उसे?
हमने अभी निकाला था ब्याज कितना था 3 वर्ष में 51। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि रुपए उसने दिए कितने थे 425। रेट परसेंट आपसे पूछी है यानी कि दर आपसे पूछी है, तो इसे हम आर ही लिखा रहने देंगे। टाइम आपको पता है 3 वर्ष था, बटे में कितना हो गया 100। ठीक है, बटे में कितना आ गया 100। अभी आपने काटा था 17 दूनी 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51 और 17 दूनी 34। ठीक है, और ये हो गया 17 पंजे 85। 25 यहाँ हो गया, 3 इधर आ गया, 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, 25 से ये 4 बार चला जाएगा। ऐसे ही R/4 बराबर आपका यहाँ से आ गया 1। इधर क्या बचा 1, तो यहाँ से रेट परसेंट आपकी कितनी हो गई, रेट परसेंट 4। ठीक है, ये तरीका भी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इससे भी। तो 4% कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राम ने एक मेज को क्या है 150 रुपए में खरीदा और 160 रुपए में बेच दी। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए बताया था, पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जब भी वृद्धि हो तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ या हानि परसेंट भी आपको निकालना पड़े तो यही फार्मूला है। ठीक है, आपको क्या करना है, लाभ जो हो रहा है अथवा जो हानि हो रही है उसे रखेंगे आप ऊपर, बटे में क्या रखेंगे आप, लागत मूल्य, यानी कि जितना आपका खर्च हुआ। इसका खर्च कितने रुपए हुआ था, एक मेज 150 रुपए में उसने खरीदी थी, खर्च उसके कितने हुए थे 150, गुणा आप कर देंगे 100 से। ठीक है, गुणा किससे कर देंगे, 100 से आप गुणा कर देंगे, दिखाई दे रहा होगा। तो लाभ या हानि, अभी हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर क्या लिखना है हमें, लाभ। तो 10 रुपए का लाभ हुआ, क्योंकि 150 रुपए की चीज 160 में बेच दी तो 10 रुपए को से प्रॉफिट हुआ, लागत उसकी कितनी थी 150 रुपए, गुणा हम किससे कर देंगे 100 रुपए से, तो हमारा क्या निकल आएगा 100/15। ठीक है, यही तो निकल के आ जाएगा, 100/15 हो जाएगा। इसे किससे काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20/3% आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो हो गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 627 और 760 को पूर्णतः विभाजित कर दे। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 में से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो है 627 और 760 को डिवाइड कर दे। तो आपको पता है कि हम पहले ऑप्शन से इसे करते हैं, ऑप्शन से करेंगे तो आपको पता है 18 के फैक्टर कितने होते हैं, 9 और 2। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 9 और 2 से जो संख्या कटेगी वही 18 से कटेगी। क्या है, 9 और 2 से कटेगी वही 18 से कटेगी, और 9 से कटने के लिए उसके अंकों का, संख्या के अंकों का जो योग होना चाहिए वो कितने से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। हम देख लेते हैं, अगर इसके संख्या के योगों का जो योग जो आएगा वो अगर 9 से कट जाएगा तो हमारी वो संख्या जो है 18 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब 9 से कटने के लिए इसको कितना होना चाहिए, 9 का गुणा होना चाहिए, 9 से कटनी चाहिए इसके संख्या के योग, यानी कि 7 और 2 9 और 6 15, 15 को 9 से कटना चाहिए, लेकिन 15 से 9 नहीं 9 से 15 नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा 18 जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि 18 से वो संख्या नहीं कटेगी। और जब 18 से नहीं कटेगी तो क्या है, 18 से अब ये नहीं कट रही है तो ये कट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। ये इसको ही विभाजित नहीं कर रही तो इसको क्या विभाजित करेगी। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन अब चेक करते हैं कि 19 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका 19। 19 से काट के देखते हैं, क्योंकि 19 का कोई फैक्टर हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो सीधे 19 से काटते हैं, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। ठीक है, 19 तिया 57, अब कितना बचा 5 बचा, 19 तिया 57, 33 बार चला गया, 19 चौक 76, ये भी संख्या क्या है 19 से कट गई, तो 19 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 21 को अगर चेक करना चाहें आप, तो अगर 7 तिया 21 से, 7 से और 3 से जो संख्या कटेगी वही किससे कटेगी, 21 से कटेगी, तो ये संख्या क्या है 3 से ही नहीं कट रही है, ये संख्या 3 से नहीं कट रही है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 17 छोटी होगी, सबसे बड़ी संख्या वो पूछ रहा है 19 से,
19 से छोटी है 17, तो अगर इससे कट भी जाएगा तब भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या इन चार ऑप्शन में से कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। यहाँ से आपका आ गया क्या, यहाँ से आपका आ गया रीजनिंग वाला पोर्शन। ठीक है, रीजनिंग वाला आपका यहाँ से पोर्शन आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दिया हुआ है कि असंगत का पता लगा है। असंगत का मतलब होता है एक ऑप्शन ऐसा होगा इनमें से जो तीनों से अलग होगा, अलग बिल्कुल। जैसे आपकी क्लास में 4 लोग हों तो उसमें से एक बिल्कुल अलग होता है, उसी टाइप से इसमें जो है 3 ऑप्शन एक समान होंगे और एक बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो इसमें वही देखना है कि हमें अलग वाला ऑप्शन कौन सा है। अब हम देखते हैं कि तांबा जो है, इसमें दिया क्या क्या है, तांबा, टिन, पीतल और जस्ता। तो आपको पता होगा कि तांबा, टिन, जस्ता क्या होता है, एक धातु होती है। लेकिन पीतल क्या होती है, पीतल एक अधातु है। पीतल क्या है, अधातु। और ये किससे मिली हुई होती है, तांबा और जिंक। किससे, तांबा और जिंक से ये मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये पीतल क्या हो जाएगी, अधातु हो जाएगी। तो यही क्या हो गया हमारा अलग, क्योंकि ये तीनों धातु है, वो अधातु है। ठीक है, तो डी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्न विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनना है आपको। जो माता की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, मातृ हत्या। ठीक है, और ऐसे ही मानव की हत्या को क्या कहेंगे, मानव हत्या। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल था आपका ये। इस टाइप के जब क्वेश्चन दिए हुए हों तो आपको क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये वाली संख्या लेके आनी है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका रिलेशन बना के देखना है। इसमें आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है इन तीनों में। हमें पता है 142 है, यानी कि इन दोनों का उपयोग करके हमें 142 लेके आनी है। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं तो क्या 142 आ जाएगा, इन दोनों की अगर मैं गुणा करूं तो क्या 142 आ जाएगा, आप कहेंगे नहीं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आएगा, जोड़ के देख लेते हैं। 113 प्लस 29 और 3, 12 के 2 हाथ से लगे 1 3 और 1 4, 142। यानी कि 142 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर। अब अगर इन दोनों को जोड़ने पर 96 हमारा आ जाता है तो ये हमारी तकनीकी क्या है, इसमें भी यही वाली जो है तरीका हम लगा देंगे। तो 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। 6 हाथ से लगा 1 3 और 6 कितना हो गया, 9। यानी कि 96 क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही आंसर। ऐसे ही इन दोनों को आप जोड़ दें, 7 और 1 8, 5 और 2 7, 78 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर 78 दिया हुआ है तो 78 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 78 नहीं दिया हुआ होता तो हमें क्या करना था, तो हमें दूसरे तरीके से इसका आंसर फाइंड करना था। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके तरीके से लाया गया उत्तर ना मिले तो आपको दूसरा तरीका लगाना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इसको NOITCELES इसको क्या लिखा है, सिलेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप इसको नोटिस करेंगे, नोटिस को आप नोटिस करो, NOIT। ठीक है, इधर के कहीं दिया हुआ है इसे NOIT। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इधर से हम चल रहे हैं और वो उधर से इसी स्पेलिंग को लिख दिया है उन्होंने, यानी कि इसको क्या करा है, पलट के इसको लिख दिया है। तो हमें इसको क्या करना है, पलट के लिख देना है। ठीक है, तो I से शुरू करते हैं, I फिर N फिर D फिर I फिर A। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंडिया, भारत। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ABCD एक कैरम खेल रहे हैं। ABCD क्या कर रहे हैं, एक कैरम खेल रहे हैं। C D के बाईं ओर है, C किधर है, D के बाईं ओर। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। बाईं ओर बैठा है तथा उसका मुंह दक्षिण की ओर है। मान लो ये एक कैरम है, 4 लोग बैठ के खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब वो दिशा दे, ठीक है, दिशा अगर प्रश्न में दी हुई है तो आपको ऐसे करके बनाना है।
इधर आपको उत्तर रखना है, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। क्या रखना है? इधर पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, ये ऐसे करके आपको रख लेना है। अब वो कह रहा है कि आपको एक की दिशा दी है, एक की दिशा दी हुई है, इसका मतलब एक व्यक्ति की आपको डायरेक्शन पता चल गई। दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है कौन? सी। जब आपको सी के बाद कोमा दिया हुआ हो, उसके आगे जो भी लिखा है वो किसके बारे में होगा? सी के बारे में होगा। तो इसने क्या लिखा है? तथा उसका मुंह दक्षिण की ओर है। किसका मुंह? सी का मुंह। तो सी का मुंह हमने दक्षिण की ओर करना है। दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ। मुंह इधर को करके बैठा है, तो बैठा कहाँ होगा? यहाँ पे ही तो बैठा होगा, तभी तो नीचे की तरफ मुंह करके बैठा होगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया सी इधर बैठा है, उसका मुंह दक्षिण की ओर है। डी के बाईं ओर बैठा है। अब मैं इधर डी को बिठा दूं तो डी का दाईं ओर, ये क्या है? बाईं, दाईं ओर। ठीक है, दाया का मतलब सीधा, ठीक है, और बाया का मतलब उल्टा। अब उल्टे हाथ की तरफ कौन बैठा होना चाहिए? सी बैठा होना चाहिए। उल्टा हाथ इधर होगा तो डी को क्या बैठा लेंगे? इधर बैठा लेंगे। डी को बैठा दिया। अब कह रहे हैं, अब इसे पढ़ते हैं हम। सी, ए और सी क्या है? पार्टनर है, और बी और डी भी क्या है? पार्टनर है। अब आपको पता है कि ए और सी पार्टनर है, तो सी के सामने कौन बैठेगा? ए, क्योंकि पार्टनर को हम सामने बैठाते हैं। ठीक है, सी के सामने ए, ऐसे ही डी के सामने बी। अब वो पूछ रहा है, वो हम जवाब देंगे। वो क्या कह रहा है? ए का मुंह किस दिशा में होगा? ए का मुंह किस दिशा में होगा? ए किधर बैठा है? इधर। मुंह किधर को बैठे करा होगा? इधर को। तो इधर क्या है आपकी दिशा? उत्तर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर। ए का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, ए का उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर। तो ये ऑप्शन ए क्या हो गया आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि पी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है, आर पी की माँ है, एस आर का पिता है। यदि टी क्यू का पुत्र है तो क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है? क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है? टी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। ठीक है, टी क्यू का पुत्र है तो क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है? इस प्रकार के क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो आपको क्या करना है? आपको रिलेशन जो है अपने घर के अनुसार ही उसमें लगा के देखने हैं। ठीक है, अपने माइंड में उसको बनाना है। इसको जो है हम करने के लिए एक तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें जैसे जैसे लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? पी क्यू का भाई है। अगर जैसे जेंडर का गैप आ रहा है, जैसे आपके पिताजी आ रहे हैं तो वो एक जेंडर का गैप हो गया। पिताजी के पिताजी आ गए तो क्या हो गया? एक और जेंडर का गैप हो गया, दो जेंडर का गैप हो गया। तो जेंडर के गैप को, यानी कि जो ऊपर वाले हैं उनको ऊपर लिखेंगे, और जैसे आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, तो उन्हें क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिखा दिया है? पी क्या है? क्यू का भाई है। ये क्या है? जो जो मेल होगा उसके आगे आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। माइन इसका, इस पर किसका है? क्यू पर 0 का लगा देंगे, क्योंकि क्यू का भाई है। अब क्यू तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो क्यू का भाई कौन है? पी। पी का हमें क्लियर है कि पी लड़का ही होगा क्योंकि वो भाई है। अब आगे की लाइन पढ़ लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? आर पी की माँ है। पी की माँ कौन हो जाएगी? माँ को ऊपर रखेंगे क्योंकि एक जेंडर का गैप हो गया। कौन हो जाएगी? आर। और आर के ऊपर नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि क्या है? आर महिला है। ठीक है, तो आर महिला है, यानी कि आर के ऊपर नेगेटिव का चिन्ह। आर क्या है? इसकी माँ हो गई। अब ये इससे ऊपर है, या तो इसके पापा होंगे या माँ होंगी, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो माइनस है तो माँ हो गई। अब एस आर का पिता है। आर के पिताजी कौन हो गए? एस। इनको पॉजिटिव करेंगे तो आर के ही पिता होंगे। ठीक है, 100%, क्योंकि प्लस लगा दिया है मैंने। ठीक है, तो आर क्या है? एस आर के पिताजी है। यदि टी क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र कौन है? टी। अभी भी हमें क्लियर नहीं है कि टी महिला है या पुरुष है। ठीक है, अब क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है? क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। हम कैसे बता सकते हैं? अब मान लो दो ये भाई बहन है। कौन है? दो बेटिया। दोबारा से बनाते हैं। पी था, क्यू था, पी पॉजिटिव। पी का पिता, पी के पिता कौन है? पी की माँ। पी की माँ आर है, और आर के पिता एस है, और यहाँ पे क्यू है, इसके ऊपर 0 था। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दो भाई बहन है, इनकी माता, भाई बहन जो है इनकी माता है ना, यहाँ तक ठीक है। ये इन दोनों की माँ होंगी, इन दोनों की माँ के पिताजी, इन दोनों की माँ के पिताजी इनके क्या हुए? नाना। ठीक है,
ये क्या हुए, नाना हुए। तो नाना के ये कौन होगा, क्यू पूछा है आपसे, नाना का क्यू से क्या रिलेशन होगा। तो या तो ये नाती होगा अगर लड़का हुआ तो, या नातिन होगी अगर लड़की हुई तो ठीक है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, डी ऑप्शन भी तो यही कह रहा है, या तो नाती या नातिन। ठीक है, तो आपका क्यू ऐसे किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, नाती या नातिन। टी क्यू का पुत्र था, लेकिन इसका प्रश्न में इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, अब फिर से वही डायरेक्शन वाला साइन बना लेते हैं हम। ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम। यही तो है। एक व्यक्ति चला पूरब की ओर, पूरब किधर है इसमें, इधर। किधर चला, इधर। कितना चला, 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब मैं इधर जा रहा हूँ पूरब, मेरा दायां किधर होगा, यही तो होगा, दायां का मतलब सीधा। ठीक है, सीधा हाथ किधर होगा, इधर। तो ये इधर ही तो मुड़ेगा। इधर कितना कौन सा हो गया इसका, बायां। इधर हो गया बायां, इधर हो गया दायां। तो ये किधर मुड़ा, इधर। इधर मुड़ा और कितना चला, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, अब फिर वह बाईं ओर मुड़ता, अभी किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर, लेकिन इधर को मुंह है, अगर इधर को मुंह है अब। ठीक है, अब किधर मुड़ रहा है वो, अब मुड़ रहा है वो बाईं ओर। दायां इधर है मेरा, बायां इधर है। ठीक है, तो मुड़ना किधर है मुझे, इधर। बायां और इधर हो गया। ठीक है, इधर वो अब चलने लगा, कितना, 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, यही तो बताना है आपको। इधर कौन सी दिशा है, पूरब ही तो है। ये जाएगा किधर, पूरब की ओर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है कि यदि स्टार का अर्थ जोड़ है, एंड का अर्थ भाग है, ये आपके साइन दिए हुए हैं। ठीक है, ये चेंज करके दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इसको जल्दी से जल्दी करने के लिए या तो आप यहीं पे साइन लिख दीजिए। एंड का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, एंड का अर्थ भाग है। ऐसे ही 15 @ का अर्थ आपको गुणा दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ आपको घटाना दिया हुआ है, और स्टार का अर्थ है जोड़। ठीक है, ऐसे ही तो दिया हुआ है। अब आपको पता है, पहले भाग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 135 भाग 15 गुणा 10, परसेंटेज की जगह -3 और +6। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है हमें भाग। ठीक है, ये वाला सेक्शन हमें सॉल्व करना है। तो 135 अगर मैं गुणा का चिन्ह लगाऊंगा तो 1/15 लिख सकता हूँ, या फिर सीधे मैं नीचे इसके लिख लेता, एक ही बात होती है। गुणा में आपका क्या दिया हुआ है, 10, -3 +6। हमने इस पूरे को गुणा में ले लिया। ठीक है, इसको पूरे को किस में बदल दिया, गुणा में बदल दिया। अब क्या करना है, इसको हम गुणा करके देख लेते। 15 निम्मा 135, 9 गुणा 10 यानी कि 90, -3, हमें -3 +6 दिए हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएंगे, यानी कि 90 +3 बराबर 93। 93 सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के मध्य संबंध को बताता है। अब एक बात बताइए, आप छात्र किस में पाए जाते हैं, स्कूल में भी होते हैं। छात्र किस में पाए जाते हैं, कॉलेज में भी होते हैं। यानी कि छात्र का जो संबंध होगा वो दोनों जगह से होगा। छात्र का जो संबंध होगा वो दोनों जगह से होगा। ये मान लो मैं छात्र है, ये कॉलेज है, ठीक है, ये स्कूल है। अब इसमें गलती क्या है, छात्र का जो संबंध था वो कॉलेज से भी था, स्कूल से भी था, लेकिन कॉलेज का और स्कूल का भी इसमें संबंध हो रहा है। इसलिए क्योंकि कॉलेज का स्कूल का तो कोई संबंध, कॉलेज अलग होता है, स्कूल अलग होता है। छात्र का ही तो दोनों जगह संबंध होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है छात्र अलग होता है, छात्र अलग होता है। इसमें छात्र अलग होता है, उसका छात्र एक ही तो छात्र होता है, पहले स्कूल में पढ़ लिया फिर कॉलेज चला जाता है। तो जो छात्र होता है उसका संबंध किससे हो जाएगा, स्कूल से हो जाएगा। कुछ छात्र स्कूल चले जाते होंगे, कुछ कॉलेज भी जाते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि छात्र का संबंध स्कूल से भी होता है, कुछ छात्र का संबंध
कॉलेज से भी हो जाता है। ठीक है, मान लो एक छात्रावास में कुछ छात्र रहते हैं, कुछ स्कूल चले जाते हैं, कुछ कॉलेज चले जाते हैं, लेकिन कॉलेज और स्कूल का कोई आपस में संबंध नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सही करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये प्रश्न आकृति है। ठीक है, प्रतिबिंब आपको बताना है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। यहाँ पे जो डंडा लगा है, यहाँ पे मान लो आपका क्या रख दिया हमने, इतना ही आएगा, तो इसे बना लेते हैं। यहाँ पे मान लो हमने मिरर रख दिया, ये मिरर का मतलब यहाँ पे शीशा रखा है। अब शीशा आप रख के देख लेना, शीशा आप रखोगे तो कैसे मिरर बनेगा यहाँ, ये बताना। ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे हो जाएगा उल्टा, ठीक है, और जो ऊपर है ये ऐसे ही रहेगा, ये लाइन भी ऐसी ही रहेगी, ये वाली लाइन भी ऐसी रहेगी, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब देख लेते हैं इसमें से, ये इधर को बना हुआ है, ए ऑप्शन गलत हो गया, ये भी इधर को बना हुआ है तो ये भी बी ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट सी ऑप्शन हम देख लेते हैं, सी ऑप्शन क्या कह रहा है। देखो ये इधर को बना हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बने हुए हैं, लेकिन इसमें ये वाला गोला क्या है, नीचे है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ऊपर है, ऐसे दिया है, सही है, लेकिन इसमें ये वाली जो लाइन है ना, इसे अगर हटा देंगे, हम मान लेते हैं ये नहीं है, तब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ये इसमें क्या करना है आपको, ये वाली जो आकृति दी हुई है ना, ये जो आकृति दी हुई है, ये आकृति आपको इन चारों ऑप्शन में ढूंढनी है कि कौन से ऑप्शन में ये आकृति है। ठीक है, और जिसमें होगी वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप प्रश्न आकृति देख लीजिए, आ गए चारों ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये इस कोने से जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है, इस कोने में तो इसमें कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया पहले ही, ये वाला तो आपका गलत हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें इस कोने से जा रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन में आपकी आकृति दिख रही है, है ना। बी ऑप्शन में क्या है, आपकी आकृति ये वाली दिख रही है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट सॉरी, ये 30 प्रश्न आपके हो चुके हैं, 30 प्रश्न आपके हो चुके हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कैसा आपका प्रैक्टिस सेट लगा। ठीक है, और क्या इसमें सुधार हो सकते हैं वो भी आप बताएंगे। और ऐसे ही आपकी 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज होगी, आप पूरे 30 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो लगभग आपके जो है 20-25 क्वेश्चन जो है इसमें आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आपको सारे तरीके मैं बड़े आराम से समझा दूंगा, कौन सा प्रश्न कैसे करना है मैं। ठीक है, तो चलते हैं, धन्यवाद, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं।